series LCR circuit is connected to an AC voltage source. When L is removed from the circuit, the phase difference between the current and voltage is pi by 3. If instead C is removed from the circuit, the phase difference is again pi by 3 between current and voltage. The power factor of the circuit is 0.5, 1, -1 or 0. Step 1. Understand the problem. Series LCR circuit है that is connected to AC voltage source. जब हमने इसमें से L को रिमूव कर दिया तो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज इक्वल टू पाई बाई 3, और अगर हमने इसमें से C को रिमूव किया तब भी फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज पाई बाई 3. तो हमें बताना है कि पावर फैक्टर क्या होगा, 0.5, 1, -1 या 0. स्टेप 2. सॉल्व द प्रॉब्लम. तो इसमें हम थोड़ा देखते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है क्वेश्चन का. सबसे पहले समझ लेते हैं कि हम ये फेज डिफरेंस वगैरह क्या है, फेज लैग, फेज लीड मतलब क्या होता क्या है. हमने इसमें यहाँ पे जैसे प्लॉट कर दिया वो वोल्टेज या करंट और इस तरफ टाइम या फिर ओमेगा टी, कुछ भी कह सकते हैं. ये हमने रेफरेंस लिया है साइन का कर्व है ना, E0 साइन ओमेगा टी, ये वाला रेफरेंस 0 से स्टार्ट हो रहा है. फिर अब जैसे थोड़ा टाइम निकल गया फिर यहाँ से करंट स्टार्ट हुआ, तो मतलब ये तो पहले से स्टार्ट हुआ और टाइम निकलने के बाद ये वहाँ से आराम से अपना मज़े से धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है. यहाँ से इतना टाइम बीत गया है तो इसका मतलब ये लैग कर रहे हैं ना, इसके कंपैरिजन में, इसके रेफरेंस पे E0 साइन ओमेगा टी के कंपैरिजन में तो लैग कर रहे हैं. तो मतलब माइनस इतना डिस्टेंस हम माइनस कर देंगे. इसका ओरिजिन ऑरेंज वाले का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये हो गया I0 साइन ओमेगा टी माइनस थीटा. ये थीटा है ना, तो ये लैग कर रहा है और ये इसके स्टार्टिंग होने से पहले ही सही स्टार्ट हो गया ये पिंक वाला या पर्पल वाला. तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, +5. ये पीछे है ना, तो ये कर गया लीड कर रहा है इससे E0 साइन ओमेगा टी से. अब हम थोड़ा बहुत अगर जैसी कैलकुलेशन वगैरह करें तो हमें ये कंक्लूजन मिलेंगे R, L और C. तो R में जैसे हमें मिलेगा कि ये जो EMF है और करंट है दोनों सेम है, दे आर इन फेज इन विद ईच अदर. तो ना तो लैग कर रहे हैं ना लीड कर रहे हैं, एक साथ साथ चल रहे हैं. और EMF हमेशा ज़्यादा होती है करंट से, तभी ऊपर बढ़ रहा है ज़्यादा ग्राफ. फिर L में ये जो करंट है वो लैग करेगा, L से L और लैग करंट लैग करेगा, ठीक है ना. तो ये EMF स्टार्ट हो गई यहीं से, पर ये आराम से बाद में स्टार्ट हो रहा है इंडक्टर वाला. कैपेसिटर में लीड करेगा पीछे से, ये मतलब ये पहले से ही स्टार्ट हो गया करंट वाला और EMF बाद में स्टार्ट हो गया है. तो करंट लीड कर रहा है इसमें. और ये यहाँ पे जैसे थीटा वगैरह दे रखा है ना, डिस्टेंस जो भी एंगल, तो इन केस में होता है पाई बाई 2. तो इतना हमने देख लिया. फिर हम इसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर्स की फॉर्म में, फेजर रिप्रेजेंटेशन है ना. फेजर कुछ नहीं है, मतलब वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे हमने. EMF और करंट को वेक्टर की फॉर्म में लेना है हमें. तो जैसे ये मान लिया EMF इस तरफ है तो करंट थ्रू रेजिस्टेंस वो उसी के साथ साथ है, इन फेज है, तो उसमें एंगल क्या हो गया, 0. फिर हम देखते हैं इसमें ऑरेंज वाले में इंडक्टर में L में, उसमें क्या हो रही है, लीड कर रही है, तो मतलब +90 डिग्री. सॉरी, इंडक्टर में तो ये बाद में स्टार्ट हो रहा है ना, तो लैग कर रहा है ना करंट, तो मतलब -90 डिग्री होगा ना, तो -90 डिग्री. कैपेसिटर में पहले से स्टार्ट हो गया तो ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है. यहाँ पे लैग कर रहा है, इधर लीड मतलब +90 डिग्री, तो इसलिए +90 डिग्री. तो ये ऐसे वेक्टर की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया करंट को. अब हम इससे वो रेजिस्टेंस का भी रिलेशन बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि करंट और रेजिस्टेंस का आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है. मतलब कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट कम, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा, है ना. तो बस हमें उल्टा कर देना अब इसको. यहाँ पे करंट इधर ज़्यादा है तो करंट इधर नीचे आ जाएगा अगर रेजिस्टेंस लेंगे हम, और इंडक्टर इधर है तो इंडक्टर ऊपर वाले में चला गया. हमने इसको ऐसे अपोजिट कर दिया. यहाँ पे IC है तो इधर आ गया XL, और यहाँ पे IL है तो इधर क्या आ गया, XC. बाकी रेजिस्टेंस तो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. और इनके एक फॉर्मूले निकल के आते हैं, XL = ω/L और XC = 1/ωc. तो मतलब इस चैप्टर में ना जो अल्टरनेटिंग करंट है, इसमें हमें करंट और वोल्टेज को वेक्टर की तरह ट्रीट करना है, बस ये मेन बात है. अब सीरीज RLC सर्किट में देख लेते हैं क्या होता है. RLC तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, ऑल्टरनेटिंग EMF दे रखी है E0 साइन ओमेगा टी. तो अब हम इसका वैसे ही डायग्राम बनाते हैं. टोटल हम निकालते हैं कि इस पूरे सर्किट की नेट रेजिस्टेंस क्या है, पर इसमें खाली रेजिस्टेंस तो है नहीं ना, इंडक्टेंस भी है, कैपेसिटेंस भी है. तो टोटल हम निकाल सकते हैं इसकी क्या वो मतलब कितना ये करंट को
रेजिस्ट करेगा ओवरऑल, तो उसको हम कहते हैं इम्पीडेंस, है ना। तो वो क्या होगी, इन सब का सम होगी, जो जो तीनों रोकेंगे, जैसे रिएक्टेंस, इंडक्टेंस और ये कैपेसिटेंस, तीनों का सम। तो वेक्टर की तरह ट्रीट करना है, आर इधर ही है, और यहाँ पे अगर हम मान लें कि ये जो ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, एक्सएल बड़ा है इससे, एक्सी से, मतलब इंडक्टर डोमिनेटेड है सर्किट, तो वेक्टर की तरह ट्रीट करना तो हमें आता ही है ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी, नेट डायरेक्शन का होगी ऊपर की तरफ, तो वही हमने किया ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी 1/ओमेगा सी। फिर ये नेट वो आ गई इसकी इम्पीडेंस, पाइथागोरस लगा दिया, 90 डिग्री है क्योंकि आर स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी स्क्वायर, और इंडक्टर डोमिनेटेड है हमने माना, तो इसका मतलब क्या है कि करंट लैग करेगा इसमें, और इस बार 90 डिग्री से नहीं करेगा ना, क्योंकि प्योर इंडक्टर नहीं है, बाकी भी मिले हुए हैं इसमें, तो इसलिए मान लिया कोई एंगल होगा फाई, उससे लैग करेगा करंट। फिर Z की ये वैल्यू आ गई है ना। फिर हम पावर एवरेज निकालिए, हमें कितनी पावर कंज्यूम होगी एवरेज साइकिल में, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VIT, इसी को हमने थोड़ा उसकी फॉर्म में लिख दिया कैलकुलस की, जैसे EMF इंटू आई इंटू स्मॉल एलिमेंट्स DT होल डिवाइडेड है पूरा टाइम इंटरवल 0 से T, इसको इंटीग्रेट कर दिया, और E हमें पता है E0 साइन ओमेगा T, और I0 साइन ओमेगा T माइनस पाई, क्योंकि लैग कर रहा है करंट, और I0 क्या होगा, E0 अपॉन Z, वही ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR से, ठीक है। तो जब हम ये सब कैलकुलेशन वगैरह करेंगे तो कंक्लूजन क्या निकलेगा कि P एवरेज इज इक्वल्स टू ERMS IRMS इंटू कॉस फाई, वही जैसे नॉर्मल में भी होता है, पावर इज इक्वल्स टू VI होता है ना, बस यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है कॉस फाई, तो इसी को हम कहते हैं पावर फैक्टर। और ये RMS वैल्यू जो होती है E0/√2, मतलब डिवाइड कर देते हैं √2 से मैक्सिमम वैल्यू को, E0 और I0 मैक्सिमम वैल्यू। तो अब पावर फैक्टर क्या हो गया, यहाँ से कॉस फाई है, तो कॉस फाई हम देख सकते हैं ट्रायंगल में ये होता है एंगल R और Z के बीच में, ऐसे ही इसको मैंने यहाँ पे फिर से बना दिया फाई, कॉस फाई क्या हो गया, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज R अपॉन Z, पावर फैक्टर हो गया R अपॉन Z। अब हम देख लेते हैं रेजोनेंस का मतलब क्या होता है। रेजोनेंस मतलब जब दोनों मैच कर रहे हैं आपस में, करंट भी मैच कर गया, Z भी, करंट मैक्सिमम हो गया मतलब ओवरऑल, ठीक है। तो अगर करंट मैक्सिमम है तो रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस कम होनी चाहिए, क्योंकि आपस में इनवर्स रिलेशन है इसका। अब Z का हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा था ना, ये वाला R² प्लस ओमेगा एल माइनस, इसको लिख सकते हैं XL और XC, मतलब इम्पीडेंस या वो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर और रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस। तो अब ये मिनिमम कब होगा, हमें Z को मिनिमम करना है, तो जब ये कम होगा है ना, तो XL और XC इक्वल होंगे, मतलब ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो XL और XC 0, और XL का फॉर्मूला क्या है ओमेगा एल, XC का 1/ओमेगा-C, तो यहाँ से क्या आ गया, ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/√LC, और XL, अगर XL और XC इक्वल हैं तो इसका मतलब VL और VC भी इक्वल हो गए, ठीक है। और जो टोटल वोल्टेज सप्लाई है, सप्लाई वोल्टेज, वो किसकी हो गई इक्वल, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर के, क्योंकि XL और XC तो इक्वल है, तो उनके अक्रॉस वोल्टेज वगैरह तो इक्वल ही होगी डिस्ट्रीब्यूट। और सप्लाई वाली कौन सी होगी, रेजिस्टेंस वाली, जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगी। फिर ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2π इंटू फ्रिक्वेंसी, फिर फ्रिक्वेंसी यहाँ से क्या आ गई 1/2π√L/C, LC 1/2π√LC। और क्या लिख सकते हैं यहाँ से, Z इज इक्वल्स टू R, कैसे, जब ये 0 तो Z इज इक्वल्स टू R², तो Z √R², तो Z इज इक्वल्स टू R। और करंट क्या हो गया, EMF अपॉन रेजिस्टेंस, तो मतलब EMF और करंट एक ही उसमें होंगे डायरेक्शन में, कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, इन फेज होंगे विद ईच अदर। फिर अब हम ग्राफ बना सकते हैं, इसका कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, मतलब यहाँ पे मिनिमम हो रहे हैं ना इम्पीडेंस, तो यहीं पे होगी रेजोनेंस, फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1/√LC, और यहाँ पे इसका अगर करंट वर्सेस ओमेगा का बना है तो उल्टा हो जाएगा, इसका करंट मैक्सिमम हो जाएगा इसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, है ना। तो अब इस बैकग्राउंड के साथ हम आ सकते हैं क्वेश्चन को समझने के लिए। अगर हमने जैसे उसमें से सर्किट में से RLC सर्किट में से L निकाल दिया, तो क्या बचा रहेगा, फिर R और C रहेगा ना, तो RC सर्किट बन गया। अब फेज डिफरेंस को कह रहे हैं π/3 है, तो अब हम इसकी पहले तो वो निकाल लेते हैं, क्या कहते हैं, टोटल इम्पीडेंस। तो ये हो गया हमारा R, और XC कहाँ आता है, नीचे आता है,
तो ये हो गया पूरा z, क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, और इनके बीच में फेज है फाई, है ना, पाई बाई 3। फिर जब हमने कैपेसिटेंस निकाला तो क्या बचा रह गया, L और R। अब यहाँ से हम देख लेते हैं R और L, फिर फेज डिफरेंस क्या है पाई बाई 3, टोटल इसकी जो इम्पीडेंस होगी वो क्या होगी, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर अंडर रूट, पाइथागोरस लगाया सिंपल, और फेज क्या है अभी भी फाई है, तो कॉस फाई यहाँ से क्या आ गया, अगर इस केस में देखें कॉस फाई तो आर अपॉन जेड सी कैपेसिटेंस वाले केस में, और यहाँ से देखें तो क्या आया एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब आर अपॉन जेड एल। तो ये इक्वेशन बन गई। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि ये और ये इक्वल होंगे तभी इक्वल होगा, जेड सी और जेड एल इक्वल हो गए। अब अगर ये जेड एल और ये जेड सी इक्वल हैं तो यहाँ पे आर स्क्वायर भी है, आर स्क्वायर भी है, तो क्या बचा रह गया, एक्स सी और एक्सएल ये भी इक्वल होने चाहिए, तो एक्सएल और एक्स सी भी इक्वल हो गए। तो ये कंडीशन किसकी है, रेजोनेंस की। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि रेजोनेंस हो रही है, और रेजोनेंस में हमने देखा था ऊपर कि z इज इक्वल्स टू आर होता है ना, क्योंकि एक्सएल माइनस एक्स सी तो जीरो हो गए, तो z इज इक्वल्स टू आर यहाँ पे लिखा है, तो z इज इक्वल्स टू आर आ गया। फिर पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाई आर अपॉन जेड, अब दोनों इक्वल है तो कॉस फाई क्या आ गया 1, पावर फैक्टर क्या आ गया वो भी 1, है ना। तो स्टेप 3 मार्क द आंसर, करेक्ट आंसर कौन सा हो गया अपना 2, ये यहाँ पे 2, पावर फैक्टर हो गया 1। तो हम इसको एज अ रिजल्ट भी याद कर सकते हैं कि जैसे हमने चेंज कर दिया आर सी आर एल, बस वही चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है कि लैग कर रहा है लीड, उसमें फेज डिफरेंस में कोई चेंज नहीं है, तो इसका मतलब रेजोनेंस होगी, और रेजोनेंस में पावर फैक्टर हो गया 1। स्टेप 4 वेरीफाई, ये एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था ऑफ एंटायर चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट, मतलब क्लियर होना चाहिए हमें क्या चैप्टर के कंसेप्ट क्या है, ठीक है। चलो ठीक है, वेरीफाई।